નમસ્કાર. આજની અગત્યની પ્રેસ વાર્તામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજની આ પ્રેસ વાર્તાને સંબોધિત કરવા માટે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન આદરણીય માનનીય શ્રી પવન ખેરાજી આપણી સાથે છે. સાથે રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માજી આપણી સાથે છે. અમારા બહેન શ્રી જે એઆઈસીસીના મીડિયા કોર્ડિનેટર છે તેવા ડોક્ટર ચૈનિકા ઉનિયાલજી આપણી સાથે છે. નૈશદભાઈ અમારા પ્રવક્તા છે, કોંગ્રેસના એ પણ છે, અને અમારા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ વિમલભાઈ શાહ અને મારા સાથી હિરેનભાઈ આજે આ પત્રકાર પરિષદમાં આપની સાથે છે. સૌપ્રથમ હું વિનંતી કરીશ માનનીય પવન ખેરાજીને, તેઓ આપને સંભાળશે. माफ़ी चाहते हैं, लेट हुए और थोड़ी खांसी है तो बीच में शायद व्यवधान होगा, उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ. माइक चाहिए ना? चलो. कल हमारे बड़े सक्रिय आदिवासी नेता आनंद भाई पटेल पर एक हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, और काफ़ी विरोध कल रात को ही हम सब ने भी देखा, आपने भी देखा, लोग सड़कों पर आ गए. आनंद भाई पटेल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घुटनों पे ला दिया था. जो परियोजना थी नर्मदा तापी पार परियोजना, जैसे किसानों के 3 काले कानून वापस लेने पड़े, किसानों ने सरकार को झुकाया, वैसे ही आनंद भाई पटेल ने भी सरकार को झुकाया था. यह बात सरकार को हजम नहीं हो रही. यहां तो काले झंडे दिखाने पर भी ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं. हमारे 4 साथी अभी भी सूरत में गिरफ्तार हैं. तो यहां आप सोचिए, किसी ने सरकार को घुटने पे टिका दिया हो, उसके साथ क्या क्या किया जाए. आनंद भाई पटेल को वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सलाह भी दी. ये अधिकारियों का काम है, आईएएस आईपीएस अधिकारियों का क्या ये काम होता है? अरे आप सरकार में काम करिए, 35 साल की आपकी नौकरी है, चलाइए. आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं राजनीति में? आप बोलेंगे साहब आलोक शर्मा जी आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, चैनिका जी आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, हिरेन बैंकर जी आम आदमी चले जाइए, विमल शाह जी आप भाजपा चले जाइए. यह काम होता है अफसरों का. लेकिन आनंद भाई पटेल डरने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है. कल राहुल जी का आपने ट्वीट देखा आनंद भाई पर, अरे मजबूत. अगर वो उनकी बातों में नहीं आए तो उन पर जानलेवा हमला हो रहा है. एजेंसीज का दुरुपयोग, गुंडागर्दी, लोगों पर जानलेवा हमला, साम दाम दंड भेद, ये सरकार, इस पार्टी की सरकार का मूल मंत्र है. किस तरह की राजनीति गुजरात में हो रही है? कल मैं घूम रहा था तो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है आम आदमी वाला. आम आदमी वाला कह रहा है मैं जन्माष्टमी पर पैदा हुआ हूं, मुझे वोट दे दो. वो भी झूठ. अरे जिस देश में तोलने की मशीन को धर्म का आटा कहा जाए, उस देश में आप धर्म के नाम पर झूठ बोल देते हो. ये दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं, कल यहां आकर बोलते हैं मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पैदा हुआ, मुझे वोट दे दो. दिल्ली में हनुमान जी बन जाते हैं. वोट मांगना है तो काम बताओ ना. वोट मांगना है तो यह बताओ कि क्या करने वाले हो आप. मेरी पत्नी मुझे कम लव लेटर्स लिखती है, मुझे वोट दे दो, यह है इनकी हालत. मेरी पत्नी मुझे डांटती है, मुझे वोट दे दो, यह है मुख्यमंत्री. और स्तर देखिए, एक मौका केजरीवाल को. क्यों भाई, चुनाव लड़ोगे, कौन सी सीट से लड़ोगे गुजरात की? चुनौती देता हूं मैं, अगले 24 घंटों में सीट का नाम बताएं जिसमें केजरीवाल यहां से चुनाव लड़ेगा.
फिर नाम ले अपना नारे में कि केजरीवाल को मौका दो। नहीं तो क्या गुजरात के लोग मूर्ख हैं कि एक हरियाणा के आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या उसके नाम पे वोट देंगे, या इधर एक जलगांव का आदमी है अध्यक्ष बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके नाम पर वोट देंगे। गुजरात के पार्टी, गुजरात के नेता, गुजरात के मुद्दे, गुजरात के नारे, गुजरात के नौजवान इन मुद्दों पर वोट देंगे। हमारी होर्डिंग्स देख लीजिए, हमने क्या क्या काम किया है उस होर्डिंग पर वो होता है। ना कोई धर्म की बात होती है, ना कोई जाति की बात होती है, ना कोई इस तरह की हल्की स्तर की बातें होती कि मैं इस फला दिन पैदा हुआ था, मैं इस कृष्ण भगवान का अवतार हूं। अपने आप को अवतार मानते हो। और दूसरी पार्टी, उसका तो खैर काम ही यही है, लोगों में विभाजन कराना, हिंदू मुसलमान कराना दिन भर। 27 साल का हिसाब दो, आने वाले 5 साल में क्या करोगे वो जवाब दो। हमारी होर्डिंग्स, भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग्स और आम आदमी पार्टी की होर्डिंग्स, आप इन तीनों की तुलना कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा गुजरात को किसको वोट देना चाहिए, कौन है जो गुजरात के मुद्दे उठाता है। आज आपके सामने हम सारे साथी आए हैं तो एक मकसद यह भी है कि मैं अपने सहयोगी आलोक शर्मा जी का आपसे परिचय, आप जानते हैं इनको, रोज टीवी पर ये जूझ रहे होते हैं। परिचय इसलिए करवा रहा हूं कि चुनाव तक इनको मैं आपके हाथ सौंप कर जा रहा हूं। ये आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बड़ी अच्छी रिसर्च है इनकी दोनों पार्टियों पर, और अपनी पार्टी पर तो खैर है ही। चयनिका जी प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये सूरत में ज्यादा काम करेंगी। और इतना भी वादा करता हूं कि चुनाव के बाद ही वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक मौका आलोक शर्मा को या एक मौका चयनिका जी को। तो आप लोगों के माध्यम से यह गुजारिश है, गुजरात के लोगों को आप बताइए, जागरूक लोग हैं, पूरी जागरूक राजनीति इसी राज्य से होती है। सिर्फ तीनों पार्टी के प्रचार की तुलना कर दें, जवाब मिल जाएंगे। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ड्रामा दूंगा, इस तरह का आदमी को दिल्ली में वोट देकर देख लिया। दिल्ली वाले रो रहे हैं। यहां 1000 रुपए देंगे बहनों को, वहां की बहनें क्या सौतेली हैं? क्यों नहीं मिल रहे? पंजाब वालों ने वोट दिया। जब से पंजाब में सरकार बनी है, एक नया भिंडरा वाले घूम रहा है, 50-50 हजार, 1-1 लाख लोगों को भाषण दे रहा है, तिरंगे का अपमान कर रहा है, देश में विभाजन फिर से पैदा करने की बात कर रहा है, खालिस्तान की बात कर रहा है। अमृतपाल सिंह उसका नाम। केंद्र की आईबी तो केजरीवाल के अंडर नहीं आती, वो आईबी केजरीवाल को बता देती है कि आपको इतने वोट मिल रहे हैं। पंजाब राज्य की सीआईडी तो आपके अंडर है, पंजाब की पुलिस तो आपके अंडर है, वो आपको नहीं बता रही कि खालिस्तान की आग भड़काई जा रही है वापस से। नौजवानों में आग लगाई जा रही है पंजाब में। क्या ऐसे आदमी को वोट देगा गुजरात, जो एक बार और खालिस्तान की बात करवा रहा हो? अगस्त से ये नया भिंडरा वाले घूम रहा है पंजाब में, शामियाने लगा लगा कर बड़े बड़े। कौन है उसके पीछे? हम ये जानना चाहते हैं, गुजरात की जनता ये जानना चाहती है। अगली बार ये आए, पता नहीं किसका अवतार बनकर आए, उसको जमीन पे उतार देना और पूछना कि पंजाब में ये नया खालिस्तानी कौन आया हुआ है, नया भिंडरा वाले कौन आया हुआ है। भिंडरा वाले के गांव में खड़े होकर बड़े बड़े शामियाने लगाकर भाषण दे रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, और यहां काले झंडे दिखाने पर गिरफ्तारी हो जाती है। सेडिशन लग जाता है, राष्ट्रद्रोह लग जाता है, और जो राष्ट्रद्रोह की बात कर रहा है, इन्हीं का जुगलबंदी पार्टनर उसकी सरकार है वहां पंजाब में, वो उनको पर कोई एक्शन नहीं लेता, और केंद्र सरकार भी चुप बैठी है। ये सारे सवाल जरूरी है पूछना इन लोगों से जो आपको सिर्फ और सिर्फ वोटर मानते हैं। कांग्रेस पार्टी आपको वोटर नहीं मानती, नागरिक मानती। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजराती हो, हरियाणवी हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई विचारधारा हो आपकी,
कोई धर्म हो आपका, कोई जाति हो आपकी, हम आपको नागरिक मानते हैं क्योंकि हम और आप नागरिक हैं। और ये दिल्ली वाला मदारी आपको नागरिक नहीं मानता, इंसान नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ वोटर मानता है। जब वो खोलेगा वोट की बात करेगा, तुम मुझे वोट दो मैं ये दे दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं ये दे दूंगा, मैं इसका अवतार हूं मुझे वोट दे दो। और जो उनके बड़े गुरुजी हैं प्रातः स्मरणीय यहीं के हैं, उनका तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। ये जुगलबंदी चल रही है और इस जुगलबंदी को तोड़ने का काम गुजरात से होगा। जो मूर्खता कुछ लोगों ने की है वो मूर्खता यहां नहीं होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपके सवाल। सिर्फ होर्डिंग से जो चुनाव नक्की नहीं होगा ना। प्रचार की बात हो रही है, क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं। होर्डिंग्स की साइज की बात नहीं कर रहा, जो मुद्दे दिखाए जा रहे हैं। आपकी सवाल बहुत जायज है। आप कौन से मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और कौन से मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। कभी आपने सुना कांग्रेस का कोई नेता आकर कहे कि मैं फला भगवान का अवतार हूं इसलिए मुझे वोट दो। कभी ऐसा ड्रामा सुना आपने इन मंचों से। और रही बात भाजपा की, सीधा सीधा तुलना है 27 साल उनके और उसके पहले के 27 साल हमारे। तुलना कर दीजिए क्या क्या बना उस वक्त, क्या क्या काम हुआ उस वक्त, और पिछले 27 साल में क्या बर्बादी हुई नौजवानों की, उद्योगों की, छोटे लघु उद्योगों की क्या हालत हुई। मैं सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूं, वही मुद्दे जो आपको प्रचार में दिखते हैं। बस खीरा जी, एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों से चल रही है, पब्लिक के पास क्यों पहुंच नहीं रही? कांग्रेस क्या करती है? देखिए, कांग्रेस में हर बार आप जैसे साथी दिल से ऐसा सवाल पूछते हैं, अच्छा भी लगता है और मैं फिर दिल से ही उसका जवाब देता हूं। बुरा लगता है आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी दूंगा। विपक्ष की राजनीति करना आसान नहीं होती। लोकतंत्र में विपक्ष की राजनीति सिर्फ विपक्ष नहीं करता, उसको मीडिया का सहारा चाहिए होता है। विपक्ष में कोई हो, आज हम हैं कल भाजपा होगी। आप याद करिए 2014 से पहले का मीडिया, सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक हो गई पे हफ्ते हफ्ते भर रोज प्राइम टाइम शोज चलाता था। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने वो वक्त देखा है। सीएजी की फाइनल रिपोर्ट पे अब चर्चा नहीं होती, ये फर्क आ गया है। उस वक्त का विपक्ष की किस्मत कितनी अच्छी थी कि इतना बढ़िया मीडिया मिला उसको। आज के विपक्ष की किस्मत देखिए, मीडिया बहुत बढ़िया है, उसके मालिक थोड़े झुके हुए हैं। रिपोर्टर्स में कोई कमी नहीं दिखती। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी तरह आप शायद हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कितना बुरा लगता होगा आपको कि जो मुद्दे हैं जमीन पर, शाम को वो टीवी पर नहीं दिखते। शाम को वही होता है कि रावण की दाढ़ी क्यों है। बताओ, इस मुद्दे पर कभी चुनाव लड़ा जाएगा क्या? इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए इस देश की कि रावण की दाढ़ी क्यों आ गई। हफ्ते हफ्ते भर डिबेट्स चल रही हैं इस पर। मैं सिर्फ आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं आपके सवाल के जवाब में, भाई, बिना मीडिया के विपक्ष बेसहारा है, लाचार है, अनाथ है। तो जब आप सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस की बात या विपक्ष की बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही, वो सवाल आप अपने आप से भी पूछिए और मुझसे भी पूछिए और दोनों मिलकर जवाब देंगे। और बताइए। गौरव भाई, सीआर पटेल का ये कहना है कि अनंत पटेल अपनी बैठक से हारने वाले हैं, इसलिए वो नाटक कर रहे हैं, उनका कोई होना नहीं। सीआर पाटिल जिसको हमारे अनंत भाई पटेल ने झुका दिया, इतनी बड़ी 10,000 करोड़ की परियोजना, 10,000 करोड़ की परियोजना, उससे भी ज्यादा की परियोजना को वापस लेना पड़ा। और ये ऐसी पार्टी जो जनता के हित में अगर फैसला कोई वापस लेना पड़े तो उसको भी वो हार मान ले अपनी, ऐसी पार्टी कह रही है कि अनंत पटेल हारेंगे 10 अक्टूबर से। तो उसमें तो मैं आपको क्या, ये कभी कभी मजाक करने की आदत होती नेताओं की। सीआर पाटिल जी ने मजाक किया, हंस लो आप भी, हम भी हंस लेते। चुनाव के बाद देखते हैं कौन हंसता है कौन रोता है।
सर जी, आप बार बार ये कहते हो कि ऑफिसर्स ने एमएलए को कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाओ। आज तक आपने कभी नाम नहीं बताया, ऐसा क्यों? नाम भी बोल दो कि आनंद भाई पटेल से पूछ लीजिए, आनंद चौधरी से पूछिए, आनंद चौधरी से पूछ लीजिए, आप पूछिए और छापिएगा। बस इतना वादा कर दीजिएगा, मैं उन तमाम लोगों को आपके सामने बैठाने को तैयार हूं। छापने की जिम्मेदारी आपकी, प्राइम टाइम पे चलाने की जिम्मेदारी आपकी, हम नहीं चूकेंगे। पहले भी किया था, आगे भी करेंगे, इसके पहले भी किया था। खुलासे किए हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। भाई अफसरों से लड़ाई नहीं है, लड़ाई जिससे है उनके आकाओं से है। अफसरों को सिर्फ ये सलाह दी जा रही है कि अपने आकाओं के हाथ में प्यादे मत बनिए, कल सरकार हमारी भी आएगी, फिर बताएंगे। खेड़ा जी, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कांग्रेस अपने एमएलए एमपी को क्यों नहीं संभाल पाती, वो क्यों चले जाते हैं? मैंने आपको बताया, विपक्ष की राजनीति करना आसान नहीं होता। राहुल गांधी में दम है, वो कर रहा है। हम में से जो लोग बैठे हैं, दम है, हम कर रहे हैं। कुछ लोगों में दम नहीं होता, व्यापार करते हैं, डर जाते हैं, नोटिस आ जाता है, सरकारी अफसर डरा देते हैं आकर कि साहब ये धाराएं लग जाएंगी। कांग्रेस से पास इतना सारा डर ही कांग्रेस से है। जाहिर सी बात है कि जिसकी दुकान पे सौदा होगा वहीं तो जाकर लूटमार होगी, कहीं और थोड़ी होगी। मीरा जी, आप जो जिस तरीके बोल रहे हैं, जो कि विरोध को अच्छा पॉलिटिक्स करना बहुत तकलीफ बन रहा है, आखिर आपके समय में विरोधियों कैसे आपके पास पॉलिटिक्स करता है? तो हम लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, हम मीडिया पे दबाव नहीं डालते थे। जिस तरह का दबाव आज मीडिया के मालिकों पर दिख रहा है, जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आखिर एक आत्मा परिवर्तन कैसे हुआ? कुछ तो रीजन होगा। किसका? जो मीडिया के ऊपर, वो आप मुझसे क्यों पूछेंगे, वो अपने मालिकों से पूछिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। प्रतीक भाई, वो मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि हमारी राजनीति की तरीका और शैली इनकी राजनीति की शैली से बहुत अलग है। हम लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखते हैं। आज आसाम के एक मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो कांग्रेस में थे उन पर एक व्हाइट पेपर निकाला जा रहा था कि साहब ये तो भ्रष्टतम हैं। भाजपा निकाल रही थी व्हाइट पेपर, वो चले गए। हमारे आलोक जी डिबेट्स पे कहते हैं, मैं एक दिन सुन रहा था, वॉशिंग मशीन में चले गए भाजपा की, अब व्हाइट होकर निकले और व्हाइट पेपर नदारद। अब ऐसी पार्टी से आप हमारी तुलना न करें तो हम पर बड़ी कृपा होगी। प्रतीक भाई, जी, कांग्रेस के 8 वचन एक घोषणा की जनता के लिए, जिसमें बेरोजगार भी एक मुद्दा है। 2 दिन से राजस्थान के युवा यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि गुजरात में कोई भी गुजरात का युवा जो है वो आंदोलन करना चाहता है बेरोजगारी पर, तो उसको परमिशन नहीं दी जाती। यहाँ पर राजस्थान के लोग आकर परमिशन बिना परमिशन के आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया। आप बताएं। आप जैसे पत्रकार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो सवाल में ही जवाब खुद ही बता देते हैं। हकीकत यही है, गुजरात में अगर कोई आंदोलन करे तो उस पर पासा और अलग अलग धाराएं लगा दी जाती, लेकिन राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करने गुजरात आना चाहे तो उसको स्वागत होता है, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं होती। आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन किसके पीछे क्या करवा रहा है। राजस्थान सरकार ने जितना नौजवानों के लिए किया है, मुझे नहीं लगता इस देश की किसी राज्य सरकार ने नौजवानों की इतनी चिंता की हो या नौजवानों के लिए इतना काम किया हो। बावजूद इसके कि जो 2 साल गुजरे, पूरे देश के हर राज्य की सरकार पर बड़ा बर्डन था, बड़ा प्रेशर था, बड़ा दबाव था। बावजूद इसके कि जीएसटी का जो हिस्सा है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार नहीं दे रही है, बावजूद इसके कि हर तरह का दबाव केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों पर डालती रहती है, उसके बावजूद अशोक गहलोत सरकार ने जो कर दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा की किसी सरकार ने उसका 25% भी किया हो। पवन खेड़ा जी, आपके जो विधायक है, एमपी है या कार्यकर्ता है, जो भी कांग्रेस को छोड़ के जाता है ना, बिल सिर्फ एक ही पर्सन के नाम का बनता है। नाम आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है कि आपका पर्सन उनको संभाल क्यों नहीं पाता है? नहीं समझा, क्या इमोशनली बोला? हो। किसका नाम लेते हैं? जगदीश ठाकुर जी से काफी लोग नाराज होकर कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आपने जिसके भरोसे गुजरात रखा है, आपके विधायक उनसे नाराज हो रहे हैं, तो क्या जनता? बहन, मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर मैं अभी इस माइक से ये अनाउंस कर दें कि प्रदेश अध्यक्ष आलोक शर्मा हो गए, आज से कल इनका विरोध शुरू हो जाएगा। ये हर संगठन में होता है। जिसको पद दिया जाता है
उसकी खिलाफत कोई ना कोई जरूर करेगा। ये परिवारों में भी होता है, व्यापारों में भी होता है, संगठनों में भी होता है, गैर समाज से जो समाज सेवी संगठन है गैर सरकारी उसमें भी होता है, हर जगह होता है। अब गडकरी जी के साथ क्या हो रहा है देखो। नहीं, अब आपने पूछ लिया, अब मुझे बोलने दो। गडकरी जी के साथ क्या हो रहा है देखिए, सरेआम 15, 16, 17 साल का एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर दिया बाहर। अपनी मेन जो निर्णायक जो मंडली होती है उससे भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कर दिया बाहर। जो दिखता है हमारे यहां सब कुछ पारदर्शिता से दिखता है। जहां दिख नहीं रहा वहां हो नहीं रहा, ये मत मान लीजिएगा। वहां कहीं ज्यादा हो रहा है और अचानक एक दिन विस्फोट होगा। वहां 1.5 लोगों की जो सरकारें चल रही हैं केंद्र में, उस पार्टी की हालत क्या है और उसके जो रिमोट कंट्रोल नागपुर वालों के हाथ में, वहां क्या हालत है, क्या आपस में विवाद है, वो सब हमसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि हमें भी आप ही जैसे लोग आके बताते हैं कि साहब वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। सर, गुजरात चुनाव के वक्त ही राजस्थान में जो उबाल हुआ कांग्रेस में या सरकार को लेकर या मुख्यमंत्री को लेकर, इसका असर हर बार ऐसा देखने को मिलता है गुजरात में कि टिकट बंटवारे में बवाल हो जाता है। अब पड़ोसी राज्य में जिनका मुख्यमंत्री यहाँ पर के पर्यवेक्षक हैं, और ऐसे में लोगों का, न केवल कांग्रेस का बल्कि लोगों का भी मनोबल कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। अब ऐसे मौके पर देखिए, मैं इस बात का मैं यकीन रखता हूं, लोगों को हक है ये जानने का कि उनकी देश में या प्रदेश में जो राजनीतिक दल है उसके भीतर क्या चल रहा है। उसको ढक दो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, अंदर क्या हो रहा है बाहर लोगों को मालूम ही नहीं हो, मैं इसमें यकीन नहीं रखता। पारदर्शिता होनी आवश्यक है। मुझे बताइए, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके आंतरिक चुनाव पर चर्चा कभी आपने टीवी पर देखी हो? पिछले 10 दिन में 3 राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष बन गए। एक कॉलम की खबर आई, अब एक बीजेपी की तो लंबी खबर थी क्योंकि बीजेपी है वो, तो जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल गई। कोई डिबेट नहीं हुई। किसने दी एक्सटेंशन? किसका वोट था? कौन लड़ा उनके खिलाफ? कुछ नहीं। 2 और पार्टियां हैं, नाम नहीं लूंगा, वो रीजनल पार्टीज, दोनों के अध्यक्ष बन गए, कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस पर चर्चा हो रही है और बड़ा स्वागत है, ये चर्चा होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आप लोग अच्छा कर रहे हैं कि हमारे चुनाव में इतनी रुचि ले रहे हैं, लेकिन हर पार्टी को आप लोग भी हिदायत दीजिए कि अगर लोकतंत्र अपने भीतर लाएं तो ऐसा लाएं। चुनाव हो रहा है बाकायदा, एक तरफ थरूर साहब हैं, एक तरफ खरगे साहब हैं, अभी आए थे शायद खरगे साहब परसों। रोज डिबेट्स हो रही हैं, कभी आलोक शर्मा जी जाते हैं, कभी चयनिका जी जाती हैं, हमारे सब तमाम प्रवक्ता जा रहे हैं डिबेट्स में, बात कर रहे हैं। इसमें होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियों में क्यों नहीं होती, ये सवाल भी होना चाहिए। मेरा सिर्फ आपसे ये गुजारिश है। सर, मुद्दा ये था कि गहलोत जी जाना नहीं चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, या मुख्यमंत्री पद अपने चहेते विधायक को मुख्यमंत्री पद देना चाहते। पायलट में भी कोई अर्थ नहीं है पार्टी। ये सब जानने के लिए मैं भी आपकी अखबारें पढ़ता हूं, क्योंकि नई नई थ्योरीज रोज सुनाई देती है मुझे। असलियत कुछ और होती है। हर टीवी चैनल, हर अखबार में एक नई कहानी मिलती है कि राजस्थान में ये हुआ तो इसलिए हुआ। बड़ी रोचक होती हैं, मनोहर कहानियां होती हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है पढ़कर। असलियत कुछ और होती है, ऐसी नहीं होती जो आप कह रहे हैं। पवन खेरा जी, जिस तरह से लग रहा है कि इस बार 2022 में कांग्रेस सत्ता पर, जैसा आपने बताया, कांग्रेस को बता रहे हैं कि सत्ता पर आने वाले, क्या लगता है कि जैसे कि परिणाम आने के बाद अब कांग्रेस अच्छी सीट पर आ जाए और आम आदमी पार्टी भी अच्छी सीट लेके, तो फिर हाथ मिला के आप सरकार बना रहे हैं? आप ऐसे व्यक्ति से के बारे में मुझसे बात कहलवाना चाह रहे हैं जो बहुत बड़ा आदमी है, कहता अपने आप को आम आदमी है, कभी किसी भगवान का अवतार बन जाता है, कभी किसी भगवान का अवतार हो जाता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। सर, लेकिन सत्ता के लिए तो नहीं, करना पड़ता है ना। इतने बड़े आदमी से हाथ नहीं मिलाया जाता, उसके आगे हाथ जोड़ के वो भी दूर से ही सलाम किया जाता है। Okay. थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।